आपको चाहिए था कि आप अपना जहाज खरीदने से पहले लोगों की दवाई की व्यवस्था करते। आपने 9,000 करोड़ रुपया अपने फैसिलिटी के ऊपर खर्च किया। आपने 9,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा विमान मंगाया जो ट्रंप के पास था। आज आप उसी ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री खुद पे पैसा खर्च कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जहां लोगों के जीवन की रक्षा करने के बजाय पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट बनाने में मशगूल हैं। पूरी मात्रा में ऑक्सीजन थी तो आपने निर्यात क्यों की? सबसे बड़ा प्रश्न यह है आज देश के 135 करोड़ लोगों का कि जब आपके पास पूरी सुविधा थी, आपके पास ऑक्सीजन थी, तो आपने निर्यात क्यों की? अगर आपके डॉक्टरों ने कारनामा दिखाया तो आपने अपनी वाहवाही लूटने के लिए विदेशों में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई क्यों दी? नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौजूदा सिनेरियो की, लोगों के उन भ्रम की बात करेंगे जो लोगों में बना हुआ है, कहीं लॉकडाउन को लेकर, कहीं किसी अन्य प्रकार की बातों को लेकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी हांडा जी, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं और मौजूदा परिदृश्य को किस प्रकार से देखते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अश्विनी जी के अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे आपके अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और आपके सारे दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूं। अश्विनी जी, जो अभी मौजूदा हालात बना हुआ है, जैसे कोविड-19 को लेकर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, जो चेन बन रही है इसे तोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें फेल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन बड़ी लगाई हैं प्रशासन की तरफ से, 50% दुकानों को बंद करवा दिया गया है, मतलब आज आधी दुकानें खुलेंगी, आज आधी कल खुलेंगी, इस प्रकार से बड़ा पशुपेश में लोग हैं। इसका क्या कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, जो पिछले दिनों विरोधाभास में देखने को मिला है, जिस तरीके से चैम्बर ने ये कहा कि हमारी जो सजेशन दी गई थी वो सरकार द्वारा नहीं मानी गई। सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया उनको कि जैसा चैम्बर ने सजेशन दिया है वैसे वो लॉकडाउन करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। एलजी साहब का फरमान आया कि उस तरीके से नहीं, जो तरीका आज चल रहा है वो एलजी साहब के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया है, जो कि लोग पूरी तरह से इसको नकार चुके हैं। कल भी देखने को मिला कि बहुत सारी दुकानें जो है वो पिछले दरवाजे से सामान बेच रहे थे और एक दिन किसी एक दुकान को, पर्टिकुलर दुकान को खोलना है और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी। अगर आज आपको राशन चाहिए तो वो आपको कल मिलेगा, इसका ये मतलब है। और अगर आपको कपड़े चाहिए तो वो भी आपको एक दिन के बाद मिलेंगे। अगर किसी के घर में उत्सव है शादी का और वो सामान परचेजिंग करने जाता है जब मार्केट में, तो एक स्वाभाविक ही है कि वो आज जूते खरीदने जाएगा, कल वो कोई कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदने जाएगा, परसों वो अपने लिए जूते खरीदने जाएगा। ये कैसे संभव है? और सरकार का ये कहना कि इससे लोगों का मार्केट में आने पे कमी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है। इससे तो ये हो गया कि एक आदमी को जब उसने एक बार निकलना था उसको 4 बार निकलना पड़ेगा। मतलब बाजार में भीड़ उतनी ही रही, कुछ में फर्क कोई नहीं पड़ेगा। भीड़ इसके तरतीब ज्यादा हो गई क्योंकि वो एक आदमी जो एक काम के लिए आ रहा था वो 4 का उसको आना पड़ रहा है। जैसे आज मुझे किराना डालना है, किराना लेने गया हूँ, साथ में मैंने कपड़े लेने हैं, कपड़े भी ले लिए, अगर जूते पसंद आए जूते भी ले लिए, चलो जी लेके मैं घर आ गया। अब मैं शायद हफ्ता 10 दिन बाजार में ना जाऊं, लेकिन जब एक ऐसा ट्रेंड बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हमसे भी, हमारे पास लगातार दर्शकों के आ भी रहे हैं कि आज अगर किसी के घर में शादी है तो आज किराना लेने जा रहा है, ठीक है, कल वो कपड़े लेने जाएगा, मतलब वो तो 2 बार गया मार्केट। तो जब आपके ये सेक्शन का मतलब ये था कि बाज़ारों में भीड़ कम की जाए,
लेकिन आपने तो भीड़ को बढ़ावा दिया है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं कुछ बाज़ारों में से भी हमें फ़ोन आए हैं जी कि फलाना बाज़ार बंद करवाया गया है पुलिस द्वारा और फलाना बाज़ार खुला है, और वो भी जी पुलिस स्टेशन के सामने खुला है। इस प्रकार से बड़ी बातें, और हमने उसको वेरीफाई भी किया और बिल्कुल बात सही निकली। हमने स्थानीय पुलिस से बात की, उसके बाद वो बाज़ार बंद हुआ। लेकिन मामला वही आ गया कि कहीं ना कहीं छूट पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो भाई भतीजावाद का खेल खेला जा रहा है इसके बीच में, वो भी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखने को और भी आ रही है कि आपने 50% दुकानें बंद करवा दी। मकसद आपका था कि कहीं बाज़ारों में लोगों को कम आना पड़े, लेकिन जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि आप ये जो कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बाज़ारों में अतिरिक्त मैन पावर, प्रशासनिक अधिकारी खड़े करने पड़ेंगे। आप इससे बेटर है आप ऐसा करिए कि एक दिन ये पूरा बाज़ार बंद रखें, ताकि हर एक को पता हो कि ये बाज़ार बंद है। दूसरे दिन दूसरा बाज़ार बंद रखें, ताकि आपकी वो मैन पावर भी वहाँ कम खर्च होगी और आप दूसरी जगह उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात उन्होंने कही थी कि हमारा ये तर्क है कि आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाज़ारों को खुला रहने दें, आप शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद करवा दें। लेकिन अब प्रशासन द्वारा उसे इन बातों को नकार दिया गया है। अब तो फोर्सली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आप बाज़ार बंद है। इवन के मोहल्लों में भी हमने देखा है कि पुलिस मोहल्लों में जाके भी, जहां इक्का दुक्का दुकानें हैं, उनको भी जाके बंद करवा रही है कि आपको जी आज किराने की दुकान की ड्यूटी नहीं है, आप इसको बंद रखें। वो घर में उसकी दुकान है, वो शटर बंद करता है, पीछे सामान बेचता रहता है। तो उस बंद करवाने का तुक क्या, इसे आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकार इसको दो तरीकों से इस पे काम कर सकती थी। एक तरीका यह है कि सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाए, और जो वीकेंड डे है, सैटरडे और संडे, उसको पूरी तरीके से लॉकडाउन रहना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि लोग जो सैटरडे संडे को तकरीबन एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, एक तो उनके ऊपर रोक लगेगी। नहीं, आपकी ने जो कहा है सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जी, अब देखिए इसमें दुकानदार तबका वो ज़्यादा परेशान होगा, मुलाजिम ज़्यादा परेशान होंगे, उनके कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर दुकानदार सुबह मान लीजिए 9 बजे दुकान खोलता है जी, ठीक है, जानीपुर का दुकानदार है, गांधीनगर में उसकी दुकान है, वो जानीपुर से आया, दुकान उसने खोली गांधीनगर में, 2 घंटे खोली, उसके बाद 11 बजे लॉकडाउन हो गया जी, उसको वापस भागना मैं पड़ा। 11 से 5 शाम के 5 बजे की बात कर रहा हूँ कि सुबह 11 बजे खोलेगा, 5 बजे बंद करेगा। उसका बीच के टाइम की बात कर रहे हैं। बीच की टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह 5 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दोपहर के 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक वो अपना कारोबार करेगा। हर किसी को उसके सुविधा अनुसार उसको उसकी जो सामान है उसको मिलेगा। उसके साथ साथ सैटरडे और संडे को जो है लॉकडाउन। और सबसे बड़ी परेशानी व्यापारियों की ये है इस लॉकडाउन से जो सरकार द्वारा लगाया गया है, वो ये है कि एक आदमी 1 महीने की अगर उसके पास 4 नौकर हैं, उसके दुकान पे काम करते हैं, तो वो महीने में सिर्फ 10 दिन ही आ रहा है, तो वो उसको 1 महीने की सैलरी कैसे देगा? जो सबसे बड़ा व्यापारियों का डर जो है वो इस बात को लेके है कि वो 10 दिन काम करने वाले अपने नौकर को वो महीने की सैलरी कैसे दे पाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस वक्त लोगों के ऊपर। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो मैंने सुझाव दिया है वो 11 बजे से 5 बजे हर किसी को सूटेबल है। दवाइयों की दुकान, उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, वो आप 7 बजे तक कर सकते हैं, 11 से 7 बजे तक कर सकते हैं, ताकि लोग अपनी दवाई वगैरह ले सकें। और उससे ज़रूरी जो हो, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज
135 करोड़ की जनता का एक सवाल है कि वो किसको दोषी मानते हैं। क्या उन लोगों को जिन्होंने गुजरात मॉडल दिखाकर देश को गुमराह किया, या उन लोगों का दोष है जो लोग उस गुजरात मॉडल के नाम पे गुमराह हो गए। यह सबसे बड़ा एक सवाल जो है आज जनता का यह है कि उनको अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। चाहिए तो यह था सरकार को कि सरकार इसकी व्यवस्था करती। सरकार के पास बहुत ही अच्छा समय था कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद आज तक इनके पास तकरीबन 6 महीने थे, और सरकार के पास इतना टाइम होने के बावजूद सरकार ने बहवाई लूटने के लिए हमारे डॉक्टरों ने जो कारनामा दिखाया दवाई का, उसको आपने अपने लोगों की प्रायोरिटी ना मानते हुए आपने पूरे विश्व में उसकी सप्लाई की। अपने लोगों की जान की परवाह किए बगैर आपने अपनी वाहवाही लूटने के लिए, आपने पूरे विश्व में अपना नाम बनाने के लिए अपने लोगों के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ किया है। और उसके बावजूद आपने 8000 टन मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो निर्यात की इन दिनों में। क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या 135 करोड़ जनता का उस पर कोई हक नहीं है कि वो अपनी जान बचा पाए? मेरा सरकार से यह पूछना है कि अगर आपने निर्यात किया तो क्यों किया? क्या वजह थी ऑक्सीजन निर्यात करने की, जब आपके लोग अपनों की जान को अपने सामने बेवश होकर देख रहे हैं और उनकी जान निकलती जा रही है, उनको बचाने वाला नहीं है। आज जो पूरी ये जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, त्राही त्राही देश में बची हुई है ऑक्सीजन के लिए और अपनी जान बचाने के लिए, इसका कसूरवार अगर है तो देश का नेतृत्व है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से यह देखा जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से इतने लोग जान गंवा बैठे हैं, ये किसका कसूर है? आखिर सरकार चाहती क्या है? कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो है ही है, सरकार का भी यहाँ पे फेल है ही है पूरी तरह से, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें उठती हैं। हमने भी देखा है कि एक तरफ आप देश को बंद कर रहे हो, लगातार रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव करवा रहे हो, रैलियां कर रहे हो, लाखों हजारों की भीड़ जमा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड पूरा देश देख रहा है, ये हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी, सरकार की यहाँ पर फेलियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का शायद ही कोई फायदा हो, क्योंकि आपके पास ना तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उतनी सुविधाएं हैं। तो ऐसे में अब हालात देश के बिगड़ेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे, मैं भी कल देख रहा था कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा चल रहा है, उसमें लिखा जा रहा था कि सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो, सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो, लेकिन अपने परिवार की आप पूरी दुनिया हो। कहीं ना कहीं वो पूरा सीधा सीधा एक प्रहार सरकार पर भी है कि सरकार अगर 1, 2, 4, 10, 20 मृत्यु लोग मर भी जाते हैं तो सरकार उसमें डाल देगी कि आज नंबर ऑफ फिगर इतनी है, आज इतनों की मौत हो गई। लेकिन जिस परिवार का वो सदस्य गया उसकी पूरी दुनिया खत्म हुई है। ये बात तो सत्य है। तो मैं आपको स्टेट के संदर्भ में बताऊं कि हमारे पास यहां पे 2008 में सर्वे के तहत और जो सरकार के आंकड़े थे कि हमारे पास 11,945 बेड थे, और बड़े दुख से कहना पड़ता है जो सरकार ढिंडोरा पीटती है, बड़े बड़े दिखाए देते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो सबसे बढ़िया है। तो मैं आपको बता दूं
कि उसमें कमी आके आज हमारे पास 7,449 बेड है, 400 आईसीयू के बेड है और 1,35,00,000 आबादी होने वाली है जम्मू कश्मीर की, ये आंकड़ों में है। और उसमें सिर्फ 200 वेंटिलेटर हैं जो बेड के साथ हैं। तो इन्होंने जब से केंद्र सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर को जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें एक अवार्ड मिला था। देखिए इसमें मैं चिकित्सा इस पर सेवाओं पे देखिए इस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये मुद्दा अभी इस समय राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना है। कहीं ना कहीं मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सरकार गलत कहां पर है और सरकार को करना क्या है, उस दिशा में बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी आपने देखा गांधीनगर जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे थे जी, वहां पे लोगों ने बताया कि वहां पे किट खत्म है आरटीपीसीआर की, और आज दवाई अगर आपको जरूरत है तो आपके पास दवाई के नाम पर सिर्फ 1 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध है और आबादी कितनी है, 1.25 करोड़ की। तो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी इमरजेंसी बन जाए तो ना तो आपके पास लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही वैक्सीन है, और खाली उन लोगों को वैक्सीन मिली है जो सरकारी हैं और जहां फिर वो लोग हैं जो फ्रंट वॉरियर रहे हैं कोरोना के दौर में। तो मेरा मानना है कि आज जो ये संक्रमण फैल रहा है वो सिर्फ युवाओं में ज्यादातर फैल रहा है। तो सरकार ने उस पर भी एक भेदभाव किया है कि सरकारी रेट जो है वो 150 रुपया है दवाई का, और अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूशन से खरीदना है तो वो आपको 450 में मिलेगा। उस पे भी नए रेट आ गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा नए रेट जारी कर दिए गए हैं, परसों ही उन्होंने रेट जारी किए हैं। उनका ये कहना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपए की पर डोज देंगे, जबकि वही डोज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जाती है तो वो डोज वो 600 रुपए की देंगे। अब ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लेकर रेट निकाले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ बात की आपने फ्रंट लाइन वॉरियर की, तो पिछले दिनों एक मामला यहाँ देखने को मिला। डिप्कॉम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दौरान किसी पत्रकार भाई ने उनसे सवाल पूछा कि क्या फ्रंट लाइन वॉरियर में मीडिया कर्मी भी शामिल होंगी, तो उन्होंने उस बात को सिरे से नकार दिया कि मीडिया फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं है। ये बात बड़ा दुख हुआ हमें भी इस बात को सुन के कि सरकार को अपनी वाहवाही का ढिंडोरा पीटना है, अगर कुछ दिखाना है तो कोविड हो, महामारी हो, मीडिया को बुलाया जाता है कि आएँ आप इसको कवर करें और दुनिया को दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं। क्या सरकार मीडिया को सिक्योर कर चुकी है जो उन्हें बुलाया जा रहा है? जब वो फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं है तो फिर क्यों आप कोविड के बीच में उन्हें बुला रहे हैं? सरकार आज मीडिया कर्मी सड़कों पर है। पिछले लॉकडाउन में चाहे पूरा बंद था, मीडिया कर्मी पल पल की खबर आपको दिखा रहे थे कि कौन से राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो क्या वो मीडिया कर्मी लोहे के बने हैं? उन्हें वो कोरोना कोविड नहीं होगा? ये कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं ये टकराव की स्थिति बनाती नजर आ रही हैं। देखिए, मैंने ये बात आपसे सुनी और मैं ये मानता हूं कि जो चौथा प्रहरी बोला जाता है, चौथा स्तंभ बोला जाता है, वो मीडिया को बोला जाता है। और कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि जो विपक्ष से ज्यादा काम जो है वो मीडिया करता है। सरकार को सही राह दिखाता है तो मीडिया दिखाता है। अगर लोगों की संवेदनाएं सरकार तक पहुंचाता है तो वो मीडिया के लोग हैं। और मीडिया के साथ इस तरह का दोयम दर्जे का बर्ताव जो है वो सहन नहीं है। हम इसकी बरतस निंदा करते हैं कि इस तरह का अगर किसी ने बोला गया है तो ये बहुत ही निंदनीय है
और हम चाहेंगे और हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि जैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, वैसे ही मीडिया कर्मी हैं जिनका ना तो कोई इंश्योरेंस किया जाता है, ना ही सरकार की तरफ से उनको कोई फैसिलिटी है, और वो अपनी जान जोखिम में डालकर वो आम लोगों की संवेदनाएं सरकार तक पहुंचाते हैं। मेरा तो यह कहना है और यह मानना है कि सरकार को सभी मीडिया कर्मियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वैक्सीन लगानी चाहिए। क्योंकि इनका मिलना जो है वो लोगों से ज्यादा रहता है और इनसे इन्फेक्शन ज्यादा फैलने का भी डर है कि आप लोगों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं और उसकी वजह से संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। तो आपको प्रोटेक्ट करना सरकार का पहला फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जहां सरकार को सुविधा है उसी अनुसार वो काम करती है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा था कि मीडिया को पूरी तरीके से सरकारी तंत्र ने जकड़ लिया था। कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं बचा था कि जो सरकार के खिलाफ बात करे। लेकिन आज जिस तरीके से संक्रमण फैला है और जिस तरीके से भूमिका मीडिया ने निभाई है, उन्होंने कोई भी इसमें छुपाने की बात नहीं की। सरकार के सामने सरकार की पोल खोली है। जिस तरीके से देश में आज हाहाकार मचा है, जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, जिस तरीके से बेड लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मैं मीडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इन सब महामारी के चलते उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया है वो सराहना के पात्र है। एक सवाल लांडा साहब और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार इसे लेके हमें भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। स्कूल एजुकेशन द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया। पिछले साल लगातार इस बात को लेके असमंजस बना रहा कि स्कूलों में एडमिशन फ़ीस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, फ़ीस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कम दी जाएगी, ज़्यादा दी जाएगी। लेकिन अब एक स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ले सकता, मात्र वो ट्यूशन फ़ीस। अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है तो उसे वो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही लेगा। कोई एडमिशन फ़ीस, एनुअल चार्जेस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, किसी भी प्रकार के और जो भी चार्जेस है वो नहीं लिए जाएंगे। ऑर्डर आया, काफ़ी देरी से आया। ये बात जरूर कहेंगे हम कि ऑर्डर आया लेकिन काफ़ी देरी से आया, क्योंकि 50% से अधिक लोग स्कूलों में एडमिशन फ़ीस दे चुके थे, एनुअल चार्ज दे चुके थे। अब उन लोगों के लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने हमने जी स्कूलों को फ़ीस पे कर दी है लेकिन स्कूल वो वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं हैं, वो फ़ीस हमारी वापस नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। इस पर हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो हमारे नए आए हैं रविशंकर जी, उनसे हमने फ़ोन पे बड़ा संपर्क करने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। फिर हमने रिटर्न में उनको उनके व्हाट्सएप पे संदेश भेजा और कि हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए, लेकिन उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उसके बाद बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं किया। अब इस सवाल का जवाब जनता हमसे पूछ रही है, लेकिन जिनको जवाब देना है वो मौन है। वो क्यों? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जो यहाँ का एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों की संवेदनाओं को लेके इतने गंभीर नहीं है जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया। मैं अपनी बात बताता हूं कि मैंने बच्चे की फी पे की है अभी, वो मेरे को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि स्कूल जो है वो मना कर रहा था बच्चे का रिजल्ट देने को। तो जब तक आप बच्चे की फी पे नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मजबूरन जो है वो पेरेंट्स को ये फी पे करनी पड़ रही थी, लेकिन सरकार को चाहिए था कि इस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार सिर्फ सीमित है ऑर्डर निकालने तक, उसके ऊपर किसी की जवाबदेही नहीं है। इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें कोई उसका संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई पूछने वाला नहीं है
और ये एक नेक्सस है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में है, इनकी मिलीभगत है। जब आपने पेमेंट दे दी उसके बाद आपने ऑर्डर निकालते हैं तो वो स्कूल कैसे पेमेंट वापस करेगा? हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो स्कूल इंस्टीट्यूशन बच्चों से जबरदस्ती फी लेते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के तहत, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। अभी मौजूदा हालात में जो जैसा कि हालात बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन होने की स्थिति बन रही है? सर, अनडिक्लेयर लॉकडाउन तो वैसे है ही, ये लॉकडाउन में ही हैं हम। सिर्फ इतना है कि केंद्र सरकार इसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। केंद्र सरकार यह है कि राज्यों को बोलकर कि राज्य अपने तरीके से देखेंगे, ये अपने जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र सरकार की, उससे पीछा छुड़ाने वाली बात है कि पहले जब आपको पता था कि देश में 500 के करीब भी संक्रमित नहीं थे, तो आपने पूरे भारत में वर्ष में लॉकडाउन लगा दिया। और आज जबकि 1.25 करोड़ लोग संक्रमित हैं, तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई है, और मेडिकल सर्विसेज में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को व्यवस्था पर अब यकीन उठ चुका है, और आप अब अपने कंधों से बोझ उतारकर राज्य सरकारों पर यह बोझ डालना चाहते हैं कि राज्य सरकार इसका फैसला करें। आज भी क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो पहला फैसला था वो गलत था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होगी। बेरोजगारी जो है, हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। बेरोजगारी जो है वो 50% लोग जो है बेरोजगार हो गए। हिंदुस्तान के लोगों की नौकरियां तक चली गई, और अब आप बोलते हैं कि यह फैसला सरकार लेगी। ये फैसला, ये वाली बात आपको पहले करने चाहिए थी, जब आपने पूर्ण तौर पे लॉकडाउन लगाया, जब आपको पता ही नहीं था कि आखिर ये संक्रमण है क्या। 3 तरीके के संक्रमण जो है वो इस वक्त फैल रहे हैं। पहला था यूके संक्रमण के नाम से, दूसरा था साउथ अफ्रीका के संक्रमण के नाम से, और तीसरा था आपका ब्राजील के नाम से। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि चौथा संक्रमण हिंदुस्तान के नाम से अब फैल रहा है। जो ये स्ट्रेन है, ये पश्चिम बंगाल से पैदा हुआ। सबसे ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में इसके संक्रमण में आए, और अब यह है कि इन रैलियों के दौरान जो 2-2 लाख की रैली खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी संक्रमण फैलाने में मदद कर रहे थे? जहां प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि स्कूलों के इस पे ध्यान देते, स्कूल ना खुलने देते, रोक लगाए रखते शादियों और विवाहों को, सोशल इवेंट को रोक लगाई जाती, उनको 200 तक ही सीमित किया जाता, जब आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले करने की जरूरत है। 50 कर दिए, तो अब 50 करने की बारी तब आई कि जब अब संक्रमण फैल गया है और हम 2.5 लाख पंजाब में तो 20 कर दिया है। क्या देखिए, वही बात है कि जो चीज आपने पहले करनी थी वो अब आप कर रहे हैं, और जो अब करनी थी वो आपने पहले कर दी। तो इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भोगना पड़ रहा है। आप एक तरफ लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं मास्क के नाम पर, और दूसरा लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स जो है आपने वसूला है। तो आपका फर्ज बनता है कि लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाए, लेकिन आपने उस पर भी रेट फिक्स कर दिया, उसमें भी आपने भेदभाव कर दिया, 150, 250 और 600। तो सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है। सरकार संवेदनशील नहीं है लोगों की जीवन को लेके,
मैं ये सीधा सीधा आरोप अपने केंद्र सरकार और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे लगाता हूं कि आपने इस संक्रमण बढ़ाने में पूरी पूरी मदद की है। आपसे व्यवस्थाएं संभल नहीं पा रही और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है गवर्नेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, जब आपके पास पूरी मात्रा में ऑक्सीजन थी तो आपने निर्यात क्यों की? सबसे बड़ा प्रश्न यह है आज देश के 135 करोड़ लोगों का कि जब आपके पास पूरी सुविधा थी, आपके पास ऑक्सीजन थी, तो आपने निर्यात क्यों की? अगर आपके डॉक्टरों ने कारनामा दिखाया तो आपने अपनी वाहवाही लूटने के लिए विदेशों में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई क्यों दी, जो आम जनता का पैसा है? आपने इस आपदा के अंदर यहां यह होना चाहिए था कि लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस पर खर्च होता। आपको चाहिए था कि आप अपना जहाज खरीदने से पहले लोगों की दवाई की व्यवस्था करते। आपने 9,000 करोड़ रुपया अपने फैसिलिटी के ऊपर खर्च किया। आपने 9,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा विमान मंगाया जो ट्रंप के पास था। आज आप उसी ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस तरह ट्रंप मास्क के बिना रैलियां कर रहा था और उसने अपने लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया, वही हशर आज भारत का हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री खुद पे पैसा खर्च कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जहां लोगों के जीवन की रक्षा करने के बजाय पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट बनाने में मशगूल हैं। हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों को बाद में रखें, पहले लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हो सकते हैं, जो एफर्ट्स हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी को लगाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के ऊपर कब तक विपक्ष को कोसते रहेंगे, कब तक कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे? हम यह जानना चाहते हैं, क्योंकि 7 साल हो गया आपको सरकार बनाए हुए और 7 साल में आपने लोगों के हित में एक काम भी नहीं किया है। और अब यह स्थिति है कि हम महामारी के मुंह में पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। महामारी जो है वो हर किसी के दिल में डर लेके बैठ गई है कि महामारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को समाप्त कर देगी। और हम सरकार से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि लोगों की जान माल की रक्षा कीजिए और ऐसे संक्रमण फैलने से रुकाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हांडा साहब हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुद्दा वही पे नज़र आया है। बात हांडा साहब से हमने की, उनका भी यही कहना है। उन्होंने तो सीधे शब्दों में आरोप जड़ दिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर, लेकिन मात्र किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने से ही मसला हल नहीं होगा। ये समय है देश को बचाने का, लोगों को बचाने का, जो कि आज बेमौत मर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर नकेल डालनी होगी, उन्हें ज़मीन पर उतारना होगा, उन्हें लोगों के बीच लाना होगा, क्योंकि उनका और लोगों का किसी प्रकार से कोई तालमेल ही नहीं है। क्योंकि एक तो स्वाभाविक बात है, जो बच्चा अपने परिवार को छोड़कर सालों आईएएस की पढ़ाई करता है, उसके बाद उसमें वो भावना कहाँ से पैदा होंगी, उसे क्या पता होगा कि आज ज़मीन पर क्या हो रहा है? क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर शिक्षा ले चुका है, एक ऐसे लेवल का अधिकारी बन चुका है कि उसे अब नीचे देखना गवारा नहीं है। और उनके द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, जैसी भी योजनाएं लाई जा रही हैं, वो बिल्कुल आम आदमी को राहत देने वाली नहीं है, उसे परेशानी में डालने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब
चीज़ों को देखने के लिए सरकार को, राजनीतिज्ञों को इसके बीच लाना होगा, अधिकारियों के साथ बिठाना होगा, ताकि एक पॉलिटिशियन जो जनता के साथ जुड़ा होता है वो सुझाव दे सके कि जनता को राहत कहाँ चाहिए। पूरी तरह से प्रशासन के हाथ में कमान देना भी सही नहीं होगा, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही ज़रूरी है। और हम जे सरकार से निवेदन करेंगे कि इस पूरे मामले को देखा जाए, ताकि इस कोविड को जो है कंट्रोल किया जा सके, चेन को तोड़ा जा सके और लोगों को जो राहत मिल सके। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।